Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. So guys, we welcome you again and I hope you are doing well. And in case you like our content, so please don't forget to like, share and subscribe to our channel on YouTube and do press the bell icon to get the latest updates. तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 9th बुक सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। पिछले चैप्टर में हिस्ट्री के हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और देखा था सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए, कैसे मोनार्की को हटाया गया, उसका लोगों की सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल आया था वो क्या था और उससे यूरोपियंस जो थे, यूरोप के सभी कंट्रीज के लोग थे, उनकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, क्या क्या चेंजेस आए, सोशलिज्म क्यों आया और इसका रशियन रिवॉल्यूशन में क्या रोल है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या चेंजेस आए, उससे पहले की सिचुएशन कैसी थी और उसके बाद क्या बदल गया वहां पे कि इस सिचुएशन को मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसे रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में इस पेज पर देख सकते हैं, सभी लोग एनसीईआरटी में गिवन है। ये है आपका पेज नंबर 25, योर एनसीईआरटी बुक ऑफ हिस्ट्री क्लास 9th। तो हम यहीं से डायरेक्टली पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो वो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका, इसमें बैकग्राउंड दिया गया है द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें बताया गया है कि यूरोप की जो सोसाइटी थी उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे थे ड्यूरिंग 18-19 सेंचुरी। उन्हीं में से कुछ चेंज थे जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. तो ये फ्रेंच सोसाइटी का बैकग्राउंड दिया गया है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज हैं पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहाँ से आए हैं? फ्रांस से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हैं। जो फ्रांस सोसाइटी थी या फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसी की वजह से फ्रेंच सोसाइटी में ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई, मतलब ये संभव हो पाया कि सोसाइटी में चेंज किया जा सके। उससे पहले जो है वो सोसाइटी ब्रॉडली 3 स्टेट ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। आपने पढ़ा था कौन कौन से 3 स्टेट ग्रुप्स थे, आप रिकॉल कर सकते हो। पहला क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी और तीसरा था जिसमें सभी वर्किंग ग्रुप के लोग शामिल थे। तो सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और वहां पर एरिस्टोक्रेसी थी और सारी सोशल और इकोनॉमिक पावर्स जो है मेनली चर्च कंट्रोल करते थे। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ बदल गया। यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स में इंडिविजुअल राइट्स को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ और ये जो आइडियाज थे ये सिर्फ यहाँ पे फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये आइडियाज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, इनके बारे में डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया, यूरोप के बाहर भी स्टार्ट हो गया। इंडिया में भी फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सिग्निफिकेंस की, मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। और काफी लोग इस बात पे डिबेट करते हैं कि पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, मतलब इस रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में जो जो चेंजेस आए उसका सोसाइटी की लाइफ पे, मतलब सोसाइटी में इंडिविजुअल्स की लाइफ पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जो डेवलपमेंट हुए कॉलोनीज में उन सब में जो है रीशेप हो गए वो, अब उनकी शेप बदल गई आफ्टर दीज चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस आए, जब इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी। तो जो इंडिविजुअल पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट होते थे स्टेट के लिए, अब सिटीजन्स जो होते थे अब उन्हें ट्रीट किया जाने लगा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लिविंग बीइंग, जिनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ लिबर्टी होनी चाहिए। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ फ्रांस सोसाइटी में जो रिवॉल्यूशन आई उसके बाद से। हालांकि नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी। हालांकि इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी हर कोई यूरोपियन सोसाइटी में पूरी तरह से चेंज
नहीं चाहता था. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रेजुअल शिफ्ट की डिमांड कर रहे थे कि जो चेंज आए सोसाइटी में वो किस तरह का होना चाहिए. चेंज मस्ट बी ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे, उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा होना चाहिए. कुछ लोग चाहते थे सडन चेंज. उसी के बेसमेंट में डिविजन है. जो ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स. मतलब जो एकदम से सब कुछ बदलना नहीं चाहते. दे वांट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर ऑफ द एंशियंट ऑफ द पास्ट. लेकिन जो सडन चेंज चाहते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स. सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स. तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो ग्रेजुअल चेंज मांग रहे थे, बाकी लोग जो चाहते थे सडन चेंज आ जाए. तो इन टर्म्स का कि मींस कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं. कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. इन टर्म्स का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है ये हम इस चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है और ये तीनों ही ग्रुप एक दूसरे से अलग कैसे हैं. इन सब चीजों को हमें याद रखना है कि ये तीनों जो हैं इनकी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डिमांड्स थी और ये जो ग्रुप्स थे इनमें क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलैरिटी थी, ये सब अभी हम पढ़ेंगे. हम इसके अलावा इसमें भी देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कैसे थे 19th सेंचुरी में, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी सोसाइटी की और उसमें चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ा और जो पॉलिटी थी उस टाइम पर सोसाइटी की उसने किस तरह से चेंज को, मतलब जो सोसाइटी में बदलाव आ रहे थे पॉलिटी ने उसे किस तरह से अफेक्ट किया. उसके बाद हम हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे एक के बाद एक जिनकी वजह से सोसाइटी में फाइनली चेंज आए, रिवॉल्यूशन आई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो जब रशियन रिवॉल्यूशन आई उसके बाद जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बनकर उभरा जिसने 20th सेंचुरी में सोसाइटी को डिफाइन किया. 20th सेंचुरी की जो सोसाइटी अगर हम कभी भी पढ़ेंगे तो सोशलिज्म के बिना हम उसे नहीं पढ़ सकते. सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी स्टडीड across 20th century studies if we study about any country of Europe. तो चलिए देखते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स इन तीनों में क्या फर्क था, इनकी क्या क्या डिमांड्स थी और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर लिबरल्स. एक ग्रुप जो चेंज चाहता था वो कौन सा था आपका, लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. लिबरल्स क्या चाहते थे, एक ऐसी कंट्री जहां पे सभी धर्मों के लिए, सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस हो, मींस सभी को राइट मिले कोई सा भी अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो करने का. वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली यूज टू फेवर वन रिलीजन और द अदर. ये ऐसा टाइम था लिबरल्स जब ये डिमांड कर रहे थे कि सभी रिलीजन्स को टॉलरेंस मिले. उस टाइम पे यूरोपियन सोसाइटी में ज्यादातर सभी नेशंस किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, सॉरी आई डोंट मीन रीजन, आई मीन रिलीजन को फेवर करते थे. इसमें एग्जांपल भी दिया गया है आपकी बुक में, जैसे कि ब्रिटेन में इंग्लैंड के चर्च को फेवर किया जाता था, ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च को. तो ये इनके प्रति पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेटेड थे. तो मतलब ये स्पेसिफिक इस ग्रुप की ज्यादा मानते थे, इन्हें ज्यादा वैल्यू करते थे. Liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rulers. लिबरल्स ने एक तो सभी धर्मों को इक्वालिटी, टॉलरेंस की बात की, इसके अलावा उन्होंने इस चीज का विरोध किया जो डायनेस्टिक रूलर्स होते हैं, मतलब जो किंग होते हैं उसके बाद उनका बेटा जो लोग शासन करते हैं इस तरह से डायनेस्टी के रूप में रूल करते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए और उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर आ जाती है, असीमित शक्तियां, वो मनमानी करने लगते हैं. इस चीज का भी विरोध कर रहे थे लिबरल्स. They argued for a representative elected parliamentary government. वो क्या चाहते थे, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सभी के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सभी का प्रतिनिधित्व करे और जिसका इलेक्शन हो. इलेक्टेड पार्लियामेंट चाहते थे बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन which has subject to laws interpreted by a well trained judiciary that was independent of rulers and officials. साथ में एक ऐसी वेल ट्रेंड जुडिशियरी होनी चाहिए कंट्री में या नेशन को रन करने के लिए जो कि जो रूलर्स हैं, मतलब
जो लोग रूल कर रहे हैं, चाहे भले ही वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उनसे बिल्कुल फ्री होकर काम कर सके और लॉज बना सके, जिससे कि कोई भी कानून अगर बने तो वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर ना करे, बल्कि पूरी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जो लिबरल्स हैं वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं, चलिए कैसा क्यों नहीं था। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। जो आपके लिबरल्स हैं वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। दे डिड नॉट वैल्यू द कंसेप्ट ऑफ वन मैन वन वोट वन वैल्यू। They felt that man of property mainly should have the right to vote, कि ऐसे पुरुष, केवल पुरुष, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैन का मतलब यहाँ पर मनुष्य से नहीं पुरुष से है। ऐसे पुरुषों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, मींस जो रिच क्लास के हैं, जो अपर क्लास के हैं। वो वुमेन्स के लिए वोटिंग राइट्स नहीं चाहते थे और सभी पुरुषों के लिए भी नहीं चाहते थे। तो इस वजह से लिबरल्स को वी कैन नॉट से दैट दे वर डेमोक्रेट्स। ये पहले ग्रुप की बात की हमने, लिबरल्स की। अब अगला ग्रुप पढ़ते हैं, रेडिकल्स। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffrage movement. इनसे अलग ग्रुप था एक रेडिकल्स। वो क्या चाहते थे? एक ऐसी गवर्नमेंट जो मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन हो पर बेस्ड हो, मतलब जिसे कंट्री में सबसे ज्यादा वोट मिले वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें, जिसे मेजोरिटी चाहते हैं वो लोग गवर्नमेंट बनाए। लेकिन वो लोग वुमेन सफ्रेजाट मूवमेंट के भी सपोर्ट में थे। सफ्रेजाट मूवमेंट आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में नीचे के कॉर्नर में इसका मीनिंग दिया गया है। सफ्रेजाट मूवमेंट वाज अ मूवमेंट give women movement for the women for providing rights to vote to for women। तो सफ्रेजाट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो महिलाओं के लिए वोटिंग अधिकार की डिमांड कर रही थी, और जो रेडिकल्स थे आपके वो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। लिबरल्स से अलग वो प्रिविलेजेस और जो बड़े बड़े जमींदार या लैंड ऑनर्स होते हैं, जमीन के मालिक होते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस या फायदा जो दिया जाता है, जैसे कि सिर्फ वोटिंग राइट सिर्फ उनको दिए जाए, बाकियों को ना दिए जाए, इस सब का विरोध कर रहे थे रेडिकल्स। और कि सिर्फ वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स जो मतलब फैक्ट्री के मालिक हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, उन लोगों को कुछ प्रिविलेज मिले, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, इसके विरोध में थे रेडिकल्स। They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the hands of a few। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके ये रेडिकल्स हैं ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनकी ये डिमांड थी कि जो प्रॉपर्टी है या कोई भी रिसोर्स है कंट्री का, वो केवल कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए। ऐसा ना हो कि केवल कुछ ही 8-10 लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी प्रॉपर्टी है, बाकी सब लोग उनके यहाँ केवल मजदूर हैं। तो वो कंसंट्रेशन नहीं चाहते थे, वो जो गैप है रिच और पुअर के बीच का उसे मिनिमाइज करना चाहते थे। तो दे वर द रेडिकल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप विच वाज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव्स उन्हीं को कहा जाता है जो चेंज नहीं चाहते। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, however, even conservatives had opened their minds to the need for change। जो कंजर्वेटिव्स थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के ही खिलाफ थे, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने भी अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कर लिया था और समझ गए थे कि चेंज की, सोसाइटी में बदलाव की जरूरत है। Earlier in the 18th century, conservatives had been gradually opposed to the idea of change, but by the 19th century, they accepted that some change was inevitable। Means कुछ चेंज इतना जरूरी है जिसे टाला नहीं जा सकता। 18th सेंचुरी में वो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते वो इतने ओपन अप हो गए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाना बहुत जरूरी है। और ये भी, लेकिन साथ ही उनका ये भी विश्वास था, ये भी बिलीव था कि पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। जो अतीत है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। एंड चेंज हैड टू ब्रॉट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। जैसे मैंने बताया है, ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, जो चेंज है वो धीरे धीरे आए, एकदम से सब कुछ ना बदल जाए, ग्रेजुअल चेंज आए, ये डिमांड थी कंजर्वेटिव्स की।
Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. तो जो ये सबके अलग अलग आइडियाज थे, इन इसकी वजह से जो सोसाइटल चेंज था कि सोसाइटी में चेंज तो आना चाहिए, लेकिन क्या चेंज आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, सब में क्लैश चल रहा था. मतलब आपस में थोड़े जो है मतभेद चल रहे थे. पॉलिटिकल टर्मोइल जो हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, उसकी वजह से सब में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्रिएट हो गया था. काफी सारे ऐसे अटेम्प्ट्स भी हुए कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कोई क्रांति छेड़ दी जाए और नेशन को पूरी तरह से बदल दिया जाए 19th सेंचुरी में. लेकिन ये सब जो भी मतलब जो भी अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे, इन सब से हमें पता चलता है उस टाइम पे पॉलिटिकल टेंडेंसी कैसी थी. तो ये 3 तरह के ग्रुप थे जिनकी अलग अलग टाइप की डिमांड्स थी, अलग अलग तरह का पॉलिटिकल सिस्टम चाहते थे ये कि गवर्नेंस किस तरह से हो. कुछ चाहते हैं वुमेन्स को राइट्स मिले, कुछ चाहते हैं कि ना मिले, कुछ चाहते हैं कि चेंज धीरे धीरे आए. तो दिस वाज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी. अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कि उस टाइम पे इंडस्ट्री कैसी थी और उसका सोसाइटल चेंज में क्या इम्पैक्ट था. The political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. ये हम कब की बात कर रहे हैं? अर्ली 19th सेंचुरी मीन्स 1801 10, ये सब स्टार्टिंग वाला जो टाइम है अर्ली 19th सेंचुरी, उस टाइम पे बात कर रहे हैं. जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे वो बदल रहे थे, न्यू टाइम का सिग्नल दे रहे थे. वो जो टाइम था, ऐसा टाइम था जिसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आने थे बहुत सारे. इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड. उस टाइम पे जो है नई नई सिटीज बन रही थी और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स भी डेवलप हो रहे थे. रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही थी. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? रिवॉल्यूशन होता है कोई भी चीज जब सडनली हो जाती है क्रांति के रूप में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा मशीन्स यूज होती हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज खुल जाती हैं, वो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज का रिवॉल्यूशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ खुल जाए, बहुत ज्यादा वर्कर्स की लेबर्स की डिमांड हो जाएगी उससे सोसाइटी में. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, देखते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. बहुत सारी नई नई सिटीज बन गई जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था एज द रिवॉल्यूशन. तो उससे क्या हुआ? मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सभी लोग फैक्ट्रीज में आ गए, सभी लोग फैक्ट्रीज की तरफ आकर्षित होने लगे. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. जो काम के घंटे होते थे वो अक्सर बहुत ज्यादा होते थे और जो उनको वेजेस मिलता था वो बहुत कम मिलता था. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial good. तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे पहले बहुत ज्यादा था, इसीलिए सब लोग इस तरफ खींचे चले आ रहे थे, क्योंकि अब तक जो है इंडस्ट्रियल डिमांड्स जो गुड्स थी उनकी डिमांड बहुत कम थी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा भाग भाग के आएंगे. अब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे सिटीज में तो उससे क्या होगा? हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. टाउन्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि हाउसिंग और सैनिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी. मतलब उन्हें बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ता था. कंजस्टेड प्लेस, लिमिटेड स्पेस, मोर नंबर ऑफ पीपल, ना ही कोई सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ना ही कोई प्राइवेसी है. तो ये सब प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. और लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे इन सब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने का काम कर रहे थे. Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. जो ज्यादातर इंडस्ट्री थी वो इंडिविजुअल के पास थी. मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो, ये गवर्नमेंट फैक्ट्री है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी. ज्यादातर जो है प्राइवेट इंडस्ट्री थी. और इनफैक्ट जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी प्रॉपर्टी ऑनर्स थे और एम्प्लॉयर्स थे. एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो अपने यहाँ किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, एम्प्लॉयज रखते हैं. दे आर कॉल्ड एज employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged
that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. क्योंकि उन लोगों को जो ऑलरेडी वो अपने आप से प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं और उन्हें बहुत फायदा हो रहा है इंडस्ट्रियल वेंचर्स से और ट्रेड से, तो वो क्या चाहते थे, पूरी कंट्री में इस चीज को प्रमोट करना चाहिए और इसका फायदा जनता को तभी मिल सकता है जो जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, अगर वो हेल्दी होंगे, मतलब फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे और एजुकेटेड होंगे. Opposed to the privileges of the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. मतलब जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी में सिस्टम था कि कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिले जस्ट बाय बर्थ बिकॉज दे आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर एस्टेट, तो वो इस चीज के खिलाफ थे कि किसी को इसलिए प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो इस ग्रुप में बॉर्न है, बल्कि वो किस चीज में बिलीव करते थे, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट. एज एन इंडिविजुअल कोई कितना एफर्ट कर रहा है उसका हमें वैल्यू करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और लेबर और एंटरप्राइज को एनकरेज करना चाहिए. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate with restraint, they believed that societies would develop. उनका क्या मानना था, अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए कि वो जो काम करना चाहे कर सकता है, पुअर अगर लेबर कर सकते हैं, तो जिनके पास कैपिटल है वो उनके साथ अगर कॉपरेट करें, तो उनका बिलीव था कि सोसाइटी जो है अच्छे से डेवलप हो सकती है, विकसित समाज बन सकता है. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. बहुत सारे काम करने वाले men और women, पुरुष और महिलाएं दोनों ही, जो लोग चेंज चाहते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ आ गए अर्ली 19th सेंचुरी में और इनके साथ रैली करने लगे. मतलब इनके साथ उन्होंने ग्रुप बनाकर रैलीज की और इनके साथ जो भी कुछ होता था पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्टेड द चेंज. Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. कुछ ऐसे nationalists थे जो liberals और radicals थे और वो क्या चाहते थे कि wanted revolution, वो चाहते थे कि ऐसे ही revolution आए और यूरोप में जो अभी तक गवर्नमेंट है 1815 तक उसको खत्म कर दिया जाए, मतलब तख्ता पलट हो जाए, इस गवर्नमेंट को हटा के एक दूसरी गवर्नमेंट आए. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. और इन्हीं लोगों ने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में क्या किया, रिवॉल्यूशनरीज की तरह काम किया, क्रांतिकारियों की तरह, और जो भी वहां पे गवर्नमेंट थी, एग्जिस्टिंग मोनार्क्स थी, उन्हें हटा दिया पावर से. नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजंस वुड हैव, मतलब नेशनलिस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट की बात करने लगे जहां पे सभी सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं, सभी के पास इक्वल राइट्स होंगे, बराबरी के अधिकार होंगे. आफ्टर 1815 यूसेपे मैजिनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये इटली के नेशनलिस्ट हैं. 1815 के बाद मैजिनी ने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग की, दे कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली. इटली में उन्होंने तख्ता पलट करने के लिए, गवर्नमेंट को हटाने के लिए मैजिनी ने प्लानिंग की और ऐसा किया उन्होंने इटली में. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, तो वो इतने फेमस हो गए कि सभी जगह पे जो नेशनलिस्ट थे, इंडिया के भी नेशनलिस्ट, उनकी राइटिंग्स पढ़ते थे, उनके भाषण सुनते थे, सो दैट दे कैन गेट द आइडिया हाउ द वर्क इज डन. सो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि रशियन रिवॉल्यूशन में, सॉरी रशियन रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था सोसाइटी में, इकोनॉमी का क्या हाल था, और वहां पे जो आम जनता थी, लोग क्यों दुखी थे, किस तरह का वो चेंज चाहते थे, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा था, उसके पीछे उनका क्या आइडिया था. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और फिर भी कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. So guys, stay tuned and keep revising. We'll see you in the next class. So also don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.